सीताराम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जैव प्रक्रम। आज हम इस टॉपिक में अपने शरीर की बहुत सी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने इस टॉपिक को क्वेश्चंस एंड आंसर्स में टू द पॉइंट्स में वर्णित किया हुआ है। इसी माध्यम से हम जानेंगे, क्योंकि यही चीज़ें हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? क्योंकि जो विसरण क्रिया होती है बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक नहीं पहुंचा पाती है। लेकिन सभी जीवों को ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है, और बहुकोशिकीय जीवों में जो संरचनाएं होती हैं वो जटिल होती हैं, तब प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए जो विसरण क्रिया होती है वो क्रिया पूरी तरीके से उसको पूरा नहीं कर पाती। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करते हैं? सजीव वस्तुएं हमेशा गति करती होती है, चाहे वो सुप्त अवस्था में हो चाहे वो गति अवस्था में, गति हमेशा करती हैं और बाहर रूप से वे अचेत दिखाई देती हैं, लेकिन उनके अणु जो होते हैं वो गतिशील रहते हैं। इससे उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। और किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अधिक कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। जैसे पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर आधारित है, और यह खाद्य पदार्थ जो भी हैं वो कार्बन पर ही निर्भर हैं, और एक कार्बन यौगिक भोजन का ही एक अन्य रूप है। इनमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त जल खनिज लवण हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हरे पौधे इन कच्चे पदार्थ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करके हमको प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे, समझाइए। आवश्यक मानेंगे पोषण, गति, श्वसन, वृद्धि एवं उत्सर्जन को। स्वयं पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण में क्या अंतर समझाइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त होता है? जल, पौधे की जड़ें भूमि से प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होता है पत्तों में, क्लोरोफिल मौजूद होता है। सूर्य का प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? इसलिए हमारे आमाशय में, क्योंकि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है। ये अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करते हैं। कौन से माध्यम का निर्माण करता है? अम्लीय माध्यम का। इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करते हैं। HCl हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, और HCl अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। आपका जो भोजन पचता है उसमें HCl ज़्यादा है। पाचक एंजाइमों का काम क्या है? पाचक एंजाइम होते हैं जटिल भोजन को सरल सूक्ष्म लाभदायक पदार्थ में बदल देता है, जिससे सब पदार्थ छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांतता को कैसे कल्पित किया जा गया है? जो पचा हुआ भोजन है वो क्षुद्रांत में अवशोषित होता है। क्षुद्रांत में हजारों सूक्ष्म अंगुलीनुमा विलाएँ होती हैं। इसके कारण इनका आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल के बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है, और यह अवशोषित भोजन हृदय में पहुंच जाता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद हैं, समझाइए। कि वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जो स्थलीय जीव द्वारा हम आसानी से ले लेते हैं, परंतु जल में ऑक्सीजन की सूक्ष्म मात्रा पाई जाती है, और वह जल में मिली होती है। अगर जलीय जीव ऑक्सीजन के लिए काफ़ी गति से सांस लेते हैं तब संघर्ष करते रहते हैं, समझे। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न तथ्य क्या हैं? मांसपेशियों में ग्लूकोज ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीकृत हो जाकर ऊर्जा प्रदान करता है, और ऑक्सीजन की कमी होने पर विषलता होती है और लैक्टिक एसिड बनाता है, जो जीवों की कोशिकाओं में ऑक्सीकरण पथ निम्न है। वायवीय श्वसन, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज को खंडित करता है, जल तथा CO2 में बांट देता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ग्लूकोज विश्लेषित होकर 3 कार्बन परमाणुओं परिवृत के 2 अणु निर्मित करते हैं। अब वायवीय श्वसन CO2 को निर्माण करता है, एथेनॉल को निर्माण करता है, और ऑक्सीजन की कमी में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे मांसपेशियों में क्रैम्प आते हैं। मनुष्य में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? मनुष्य में कार्बन और ऑक्सीजन के परिवहन को हम श्वसन कहते हैं।
यह प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा की जाती है। फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु में से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है। ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुँचती है। इसी प्रकार CO2 जो हमारे शरीर में ग्लूकोज के खंडित होकर ऊर्जा में बदलने में बनती है। यह CO2 रक्त के संपर्क में आने पर उसके प्लाज्मा में घुल जाती है और यह CO2 प्लाज्मा द्वारा पूरे शरीर से पुनः रक्त से वायु में चली जाती है, अतः नास द्वारा बाहर कर दी जाती है। और गैसों में विनिमय के लिए मानव फुसफुस अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे कल्पित करते हैं? जो मानव फुसफुस होता है छोटी छोटी नलियों में बटे होते हैं। श्वसनीय श्वसनिकाओं के बाद अंत में कुपिकाएँ होती हैं जिनकी संरचना गुब्बारे समान होती है। कुपिकाएँ ही गैसों के परिवहन को सरल बनाती हैं तथा एक विशाल क्षेत्र को निर्माण करती हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाएँ। हृदय एक पंप की तरह काम करता है, रक्त को शरीर के सभी अंगों तक प्रदान कराता है। रुधिर 3 रक्त कण होते हैं। तरल माध्यम प्लाज्मा होता है। रक्त शरीर में CO2, भोजन, जल, ऑक्सीजन, अन्य पदार्थों का वहन करता है। RBC कोशिकाओं CO2 तथा ऑक्सीजन गैसों तथा अन्य पदार्थों का वहन करते हैं और WBC शरीर में बाहर से आए रोगाणुओं से लड़कर शरीर को रोग मुक्त करती है और प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकती है। स्तनधारियों तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है? स्तनधारियों चाहे पक्षियों अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ग्लूकोज के खंडित होने पर ही प्राप्त होती है और ग्लूकोज के खंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन रक्त को अलग करके ही शरीर को इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध हो सकती है। उच्च संगठित पाद में वहन तंत्र के घटक क्या है? जाइलम और फ्लोएम। पादप में जल और खनिज का लवण का वहन कैसे होता है? पाद में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक करता है। कौन सा ऊतक करता है? जाइलम ऊतक करता है। और जड़ों की कोशिकाएं मृदा के अंदर होती हैं और वह आयन का आदान प्रदान करती हैं और यही जड़ मृदा में जड़ के आयन में एक अंतर उत्पन्न करता है और इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल गति करते हुए जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण होता है जो लगातार ऊपर को ढकेला जाता है और यह दाब जल को ऊपर की तरफ पहुंचा नहीं सकता। पत्तियों के द्वारा वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा जल की हानि होती है जो जल को जड़ों में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः वाष्प उत्सर्जन कर्षण जल की गति के लिए महत्वपूर्ण बल होता है। पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पत्तियां भोजन तैयार करती हैं और पत्तियों से भोजन स्थानांतरण पूरे पौधे में फ्लोएम वाहिकाएं करती हैं। उत्सर्जित उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को धुंधु द्वारा उपयोग में लाते हैं। पौधे अधिक संख्या में उपस्थित जल को वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा कम कर सकते हैं और कुछ पौधे अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा को उत्सर्जित कर देते हैं। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? मनुष्य द्वारा पिया जाने वाला पानी शरीर अवशोषण पर मूत्र की मात्रा निर्भर करती है। कम पानी पीने पर मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। कुछ हार्मोन इसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। यूरिया, यूरिक एसिड के उत्सर्जन के लिए भी जल की मात्रा बढ़ जाती है, अतः अधिक मूल उत्सर्जित होता है। मनुष्य में व्यक्त एक तंत्र का भाग जो संबंधित है उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का वहन स्वपोषित पोषण के लिए आवश्यक है। सभी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देती है। यह क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मायाशय में वसा का पाचन कैसे होता है? प्रक्रम कहलाता है। वसा का पाचन आहार नाल के क्षुद्रांत में होता है। अमाशय में लाइपेज उन पर क्रिया करता है तथा वसा को खंडित करता है। इसके पश्चात क्षुद्रांत में यकृत द्वारा स्रावित बाइल रस वसा को एम्ल्सिफाई करता है और अग्नाशय रस इस खंडित वसा को वसीम अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है और इस प्रकार वसा क्षुद्रांत पाचित होती है। अब भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियाँ लार रस को स्रावित करती है। इसमें सलाइवरी इमाइलेज एंजाइम होता है
जो स्टार्च को मॉलिटेज और शर्करा में बदलता है। इसी कारण कई बार अधिक चबाने पर भोजन मीठा लगने लगता है। और स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उनके उत्पाद क्या हैं? पृथ्वी पर केवल हरे पौधे ही स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके लिए परिस्थितियों के लिए आवश्यक हैं पर्याप्त मात्रा में जल जो जड़ें अवशोषित करती हैं और सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायु हो गया, ये मेन है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। लाल रक्तकण यदि उनकी मात्रा कम हो जाएगी तो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, इससे भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, जिससे ऊर्जा में भी कमी आ जाएगी, थकावट उत्पन्न होगी। इसी कमी से व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो जाता है। और दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, मनुष्य में क्यों आवश्यक है? मनुष्य हृदय में दो बार संचित होता है, इसे ही हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसी कारण ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित उधर एक दूसरे से अलग रहते हैं। यदि ये बंटवारा ना हो तो दोनों प्रकार के रक्त मिल जाएंगे और अंगों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन ना मिल पाएगी। जाइलम फ्लोएम धातु के वहन में क्या अंतर है? इसमें जल एवं खनिज केवल ऊपरी मुख्य दिशा में समावित होते हैं। जाइलम में जल तथा लवण का संबंध दाब तथा वाष्पोत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। फ्लोएम में इसमें भोजन अमीनो अम्ल का संबंध दोनों दिशाओं में ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी होता है और इसमें एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें होता है फ्लोएम में एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। फुसफुस में कुपिकाओं तथा वृक्क की वृक्काणुओं की रचना क्रियाविधि तुलना कीजिए। कुपिका क्या होती है, वृक्काणु क्या होते हैं? कुपिका शुद्ध अशुद्ध वायु का वहन करती है। कुपिकाओं का आकार छोटा होता है। कुपिका से में रसायन CO2 गैस के रूप में निकलती है। वृक्काणु शुद्ध व अशुद्ध दुर्गंध वायु का वहन करती है और वृक्काणु लूपदार बड़े आकार की होती है। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे, टॉपिक खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।